तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज 22 जनवरी और जुमे का दिन है। इंडिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 के देशव्यापी टीकाकरण अभियान के छठे दिन शाम 6 बजे तक टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि बृहस्पतिवार को शाम 6 बजे तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित 4043 टीकाकरण सत्रों के माध्यम से 2,33,530 लोगों को यह टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट देर रात पूरी होगी। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मनोहर अग्रवाल ने देश भर में छठे दिन भी देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया। उन्होंने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का टीका लगवाने वाले कुल स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बृहस्पतिवार शाम 6 बजे तक 10,40,014 पहुंच गई है, जिन्हें 18,161 सत्रों में टीका लगाया गया। अमेरिका कोरोना वायरस महामारी की सबसे कठिन और घातक दौर में एंट्री ले सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टीकाकरण और जांच, स्कूल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने और यात्रा के दौरान मास्क पहनने की जरूरत सहित इसका उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति पेश की है। बाइडेन महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं अल्पसंख्यक समुदायों में असमता भी दूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के दूसरे दिन महामारी से जुड़े 10 शासनादेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी जेफ जोइंट्स ने कहा कि हमें लगभग सभी अमेरिकियों से अपना योगदान देने के लिए कहने की जरूरत है। वायरस को शिकस्त देने के लिए एक समन्वित राष्ट्रव्यापी कोशिश की जरूरत होगी। बाइडेन ने महामारी के खिलाफ अभियान की तत्कालिकता को स्वीकार करते हुए कहा कि हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जो वायरस का सबसे कठिन और सर्वाधिक घातक अवधि हो सकती है। उन्होंने अमेरिका के लोगों से देश में महामारी से मरने वाले 4 लाख से अधिक लोगों की याद में कुछ पल के लिए मौन रखने की भी अपील करने को कहा। बरेली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हो रहे समाजवादी पार्टी के मंडलीय सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश यादव प्राइवेट विमान से लखनऊ से बरेली के त्रिशूल एयरबेस पहुंचे, जहां से वो सीधे फरीदपुर में सपा के वरिष्ठ नेता रवि बाबू के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि रवि बाबू के बेटे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह उर्फ सोनू की 1 महीने पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा कि 1 साल बाद जब उनकी सरकार आएगी तो वैक्सीन लगवाएंगे। बरेली के फरीदपुर में अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज संवाददाता अनूप मिश्रा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अभी इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि सभी गरीबों को फ्री वैक्सीन लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में हर गरीब को वैक्सीन लग जाए और जब हमारी 1 साल बाद सरकार बन जाएगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दल ने गुरुवार को तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर के मुंबई स्थित आवास पहुंचकर उन्हें 27 जनवरी को लखनऊ में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस दिया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि वेब श्रृंखला के निर्माताओं और अभिनेताओं के विरुद्ध लखनऊ में दर्ज मामले की जाँच करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का दल मुंबई आया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस जब जफर के घर पहुंची तब वे घर पर नहीं थे और ताला लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने परिसर में नोटिस चिपका दिया। उन्होंने कहा कि नोटिस के अनुसार जफर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने 27 जनवरी को सुबह 10 बजे पेश होकर बयान दर्ज करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जफर के घर जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहा। अधिकारियों के अनुसार इस मामले में पुलिस का दल वेब श्रृंखला से जुड़े अन्य लोगों के घर जाकर भी उनसे बयान दर्ज कराने को कह सकता है। चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की तबीयत गुरुवार की शाम अचानक बिगड़ गई। लालू राज्य के रिम्स अस्पताल में भर्ती है। रिम्स सूत्रों के अनुसार उन्हें सांस लेने में परेशानी के साथ साथ निमोनिया की भी शिकायत है। तबीयत खराब होने के बाद आनन फानन में रिम्स प्रशासन ने लालू की कोरोना जाँच के लिए एंटीजन टेस्ट किया। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आरटी-पीसीआर जांच के लिए लालू प्रसाद का सैंपल ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक्सरे में लालू प्रसाद के सीने में हल्का इन्फेक्शन पाया गया है। खबर मिलते ही जेल आईजी भी अस्पताल पहुंच गए। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी जगह पहनाए जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को दिए जा रहे आश्वासनों के नाम पर रोज नए जुमले और जुल्म का सिलसिला बंद करे। राहुल गांधी ने मांग की है कि सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून को रद्द किया जाए। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर सरकार को मुद्दों को घुमाने के बजाय किसानों की मांग पर सहमति बनाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो, सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून रद्द करो।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने पत्रकार और पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आज ये सच्चाई सबके सामने है। किसान आंदोलन को सत्याग्रह का संज्ञान देते हुए कहा था कि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। इन 3 कृषि विरोधी कानूनों का असर मध्यम वर्ग पर भी पड़ेगा, जबकि एपीएमसी नष्ट हो जाएंगे और अनाज के दाम आसमान छुएंगे। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग लगने की घटना के संबंध में राज्य सरकार ने जिले के सिविल सर्जन और 2 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और 3 लोगों को ड्यूटी में लापरवाही के दोष में नौकरी से निकाल दिया है। भंडारा जिला अस्पताल के विशेष शिशु देखभाल केंद्र में 9 जनवरी को लगी आग में 10 बच्चों की मौत हो गई थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि घटना के सिलसिले में अपर सिविल सर्जन का तबादला भी कर दिया गया है। सरकार द्वारा गठित समिति ने बुधवार देर शाम अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। टोपे ने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी में लापरवाही के मद्देनजर कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 9 जनवरी को ही घटना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की थी। नागपुर से संभागीय आयुक्त संजीव कुमार ने जांच की अगुवाई की। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पीए पल्ली मंडल के आंगडीपेट इलाके में एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने यात्रियों से भरी ऑटो रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मार दी है। सामने से आ रही दूसरी गाड़ी भी अचानक ब्रेक्स मारने की वजह से संतुलन खोकर पलट गई। इस भयानक दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, अन्य 10 घायल हुए हैं। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। नलगोंडा जिले के चिंताबावी गाँव के मजदूर ऑटो में जा रहे थे। इस बीच कंटेनर और ऑटो में भिड़ंत हुई और ऑटो में सवार लोगों की पहचान दिहाड़ी मजदूरों के तौर पर हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटना स्थल से शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि घटना अंगदीपेटा में हुई। घटना के वक्त बड़े ऑटो रिक्शा पर सवार करीब 20 लोग काम से घर लौट रहे थे। घटना में ऑटो चालक की भी मौत हुई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में गुरुवार दोपहर लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के जवानों ने घटना स्थल पर फंसे 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इस घटना की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद आग लगने के सही कारणों का पता चल सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने खुद ट्वीट करके इस अग्निकांड में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। पुणे जिले के मंजरी इलाके में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट की 5वीं मंजिल पर गुरुवार को दोपहर में करीब 2:50 पर अचानक आग लग गई। इस प्लांट में BCG का टीका बनाया जाता है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच गए और आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि सबसे ज्यादा आग 5वीं मंजिल पर लगी थी। शुरू में बिल्डिंग से कुल 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन जब दमकल कर्मचारी 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो वहां 5 लोगों के शव पड़े मिले। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें वेल्डिंग के समय आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मरने वालों में निर्माण कार्य के मजदूर हो सकते हैं। भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम और राज्यों के मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति विश्वास जगाने हेतु पीएम और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। जानकारी के मुताबिक टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन खुद मोदी ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के तहत वो खुद भी टीका लगवाएंगे। इसके साथ ही जानकारी है कि भारत के दूसरे बड़े चेहरे भी जैसे गृह मंत्री अमित शाह, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी टीका लगवाएंगे। 50 वर्ष से ऊपर सभी सांसदों और विधायकों को भी कोरोना वैक्सीन प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण में सुरक्षा बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि देश में दूसरा चरण कब से शुरू होगा। भारत में अभी कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है। चरण में स्वास्थ्य कर्मियों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका प्रदान किया जा रहा है। भारतीय खुदरा व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में किसानों के आंदोलन से व्यापारियों को लगभग 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। कैट ने कहा कि प्रस्तावित संयुक्त समिति में व्यापारियों को भी रखा जाए, क्योंकि नए कृषि कानूनों से व्यापारियों के हित भी जुड़े हैं। कृषि और मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए लागू 3 नए कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर किसानों की विभिन्न यूनियनों ने करीब 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर
महत्वपूर्ण राजमार्ग रोक रखे हैं। इन कानूनों के अनुपालन को 1.5 साल तक टालने की सरकार के नए प्रस्ताव पर एक बयान में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार का हालिया प्रस्ताव न्याय संगत है और मुद्दे को हल करने के लिए सरकार की इच्छा को दर्शाता है। इसलिए अब किसानों को कृषि समुदाय के बड़े हित और कृषि व्यापार में लगे लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। बयान में आगे कहा गया कि यदि अब भी किसान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि वे समाधान में रुचि नहीं रखते हैं और कुछ विभाजनकारी ताकतें समस्या बनाए रखने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही है। खंडेलवाल ने यह भी कहा कि कृषि कानून सिर्फ किसानों से नहीं जुड़े हैं। देश भर में लगभग 1.5 करोड़ व्यापारी मंडियों में काम करते हैं। कैट ने सरकार से अपील की है कि व्यापारियों को भी प्रभावित संयुक्त समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए। जम्मू श्रीनगर हाईवे रखरखाव कार्यों के लिए शुक्रवार को बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने एक बयान में कहा कि 22 जनवरी 2021 को सड़क के रखरखाव के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू से करीब 150 किलोमीटर दूर रामबन के केला मोड़ में पुल के ढहने के कारण एक सप्ताह तक बंद रहने के बाद बीते शनिवार को बेली पुल लगाने के साथ ही सड़क को वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। यह राजमार्ग कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुख्य सड़क संपर्क है। कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाला दूसरा सड़क संपर्क मार्ग मुगल रोड भी बर्फ जमा होने के कारण बंद है। अब जनता को घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि राशन के लिए किसी को परेशान न होना पड़े। एक अधिकारी ने बताया कि 1 फरवरी से चावल और राशन को घर तक डिलीवर किया जाएगा। योजना में सरकार 830 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नागरिक आपूर्ति विभाग ने चावल की खरीद में बदलाव किया है। जनता को 100 टैक्स चावल मिलेगी और रिज्यूएबल बैग का इस्तेमाल राशन आपूर्ति में किया जाएगा। हर चावल बैग को सील किया जाएगा और सबका एक यूनिट कोड होगा। एक वाहन में करीब 5,81,000 रुपए की कीमत का सामान आएगा। लाभार्थियों को सामान 60% सब्सिडी पर मिलेगा। सब्सिडी का कुल बजट 3,48,600 रुपए है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। सरकार ने राशन की होम डिलीवरी की है। CM रेड्डी ने गुरुवार को विजयवाड़ा में राशन डोर डिलीवरी व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई। जगन सरकार ने चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को घर पहुंचाने के लिए 539 करोड़ रुपए की 2,260 गाड़ियां खरीदी है। डिलीवरी वाहनों में GPS फिट होगा जिससे प्रत्येक वाहन को ट्रैक किया जा सकेगा। वाहनों को हर महीने के 18 दिनों में राशन पहुंचाना होगा। बेरोजगारों को रोजगार गारंटी योजना के तहत राशन दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में योजना पहले से ही चल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल इसका ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने इसे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का नाम दिया है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट हादसे में मृतक मजदूरों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाने की घोषणा सीरम इंस्टीट्यूट के संचालक आधार पूनावाला ने की है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आधार पूनावाला से फोन पर बात की और आज शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में बीते गुरुवार को दोपहर में लगी आग में राम शंकर हरिजन, बिपिन सरोज, सुशील कुमार पांडे, महेंद्र इंगले व प्रतीक पास्टे की मौत हो गई है। इसमें 2 उत्तर प्रदेश, 1 बिहार व 2 पुणे के ही स्थानीय निवासी थे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार शाम को घटनास्थल का दौरा किया और यहां बारीकी से जांच करने का आदेश भी जारी किया है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। बने रहिए न्यूज़ लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया।